पैरों तले जमीन तक खिसकती है जब कोलंबिया फैमिली का लेफ्ट विंग बिशिमोन को जिंदा कैप्चर करने के बजाय उसकी जान लेने पे तुल जाता है। उस दौरान वहाँ पे कोई भी इतना जिगरा नहीं रखता होता कि वो उसके चंगल से बिशिमोन को बचा भी पाते। तो यार बिशिमोन के साथ ही साथ सारी की सारी उम्मीदें यहीं पे मिटने को जारी होती है। इस बात का एहसास बिशिमोन को हो भी जाता है, जिस वजह से वो भी यहाँ पर हार मान लेती है और अपनी मौत को कबूल करती है। दोस्तों चमत्कार तो तब यहाँ पर होता है कि देखते देखते आसमान अचानक से चमक उठता है और आसमान की ऊंचाइयों से जमीन पर बिजली गरजती है और उसी कड़कती हुई बिजली के अंदर से निकल कर आता है कोई और नहीं बल्कि रेनहार्ट का विजेता लॉर्ड जोशुआ आते सारी उस बंदे को सिर्फ और सिर्फ अपने एक ही पंच के दम से नॉकडाउन कर डालता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि जोशुआ सेंडर के सब यहाँ पे कदम जमाते ही जोशुआ अकेले ही 5000 सेना पे बाड़ी पड़ जाता है। ना कि सिर्फ इतना बल्कि हमारी किस्मत अच्छी होती है कि हम यहाँ पर जोशुआ के सबसे पावरफुल वार को अपनी आंखों से विटनेस करते हैं, जिससे यहाँ तक टाइम स्पेस और डिमेंशन भी फट जाती है। हाँ दोस्तों आप लोगों ने ठीक सुना, जोशुआ यहाँ पर अपनी मैग्मा की पावर और अपनी लाइटनिंग की पावर को कंबाइन करके एक ऐसा वार क्रिएट करता है। इस मानवा में हमें पहली बार दिखाया गया है कि किसी ने टाइम को रोक दिया और साथ ही साथ डिमेंशन को भी फाड़ दिया और वो कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड जोशुआ है। जोशुआ को अपने सामने देखकर डॉन का बेटा जूनियर डॉन जोशुआ के आगे थर थर कांपने लगता है, क्योंकि दोस्तों ये पहली बार नहीं होता कि जोशुआ ने 12 नोबल के बेटों को मारा होता है। अब उन्हीं में से अगला नंबर किसी और का नहीं बल्कि जूनियर डॉन का होता है। इस बात से हमें इतना तो कंफर्म हो ही जाता है कि जोशुआ की अगली लड़ाई किंग ऑफ बारबेरियन किंग ऑफ मर्सनरी के खिलाफ है। पर दोस्तों ये सिचुएशन इससे भी कई गुना ज्यादा कठिन है जितना हमने सोचा था, क्योंकि दोस्तों हमें परछाई का जंगल दिखाया जाता है, एक ऐसा जंगल जिसके अंदर कोई भी जाता है दोबारा कभी भी लौट के वापस नहीं आता, क्योंकि उसी गहरे जंगलों की गहराइयों में 1000 करोड़ साल पहले एक मिथिकल क्रिएचर सो रहा था, जो कि अब वो जोशुआ की टाइम एंड डिमेंशन की पावर को सेंस करके जाग चुका होता है। तो फिलहाल तो ये कहना गलत नहीं है कि ये मिथिकल क्रिएचर इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो 12 सुपर ह्यूमन को एक साथ भी हरा सकता है। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आए तो इस वीडियो पे जितने ज्यादा लाइक और कमेंट कर सकते हैं उतना ही करिएगा। जितने ज्यादा आप लाइक और कमेंट करेंगे उतनी मेरी नेक्स्ट वीडियो लंबी और उतनी ही जल्दी आएगी। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे हम कोलंबिया फैमिली की फोर्सेस को पेरल कैसल पर आग टूटता हुआ देखते हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है और वो प्रिंसेस बिशिमोन को जिंदा कैप्चर करना। पर यहाँ पर प्रिंसेस बिशिमोन भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं होती। मैं साफ साफ शब्दों में बता दूं, वो यहाँ पर पॉइंटियर फैमिली को रिप्रेजेंट कर रही है, जिस वजह से वो यहाँ पर बिना फाइट हार मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। हम देख पाते हैं कैसे वो चिल्लाते हुए कहती है कि यहाँ पर रस्सियों को काट डालो, और इस ऑर्डर को देते सारे के सारे सैनिक यही करते हैं। वो जैसे जैसे करके रस्सियों को काटते ही है, जिससे बैलिस्टा पिस्टल यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है। बैलिस्टा फौरन से जाकर दुश्मनों के ऊपर जा गिरती है, जिससे होता ही है कि जो फोर्सेस भी यहाँ पर कैसल में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी उनमें से आधी से ज्यादा फ्रंट फोर्सेस तो मारी जाती है। पर इस सब के बावजूद भी यहाँ पर कोलंबिया फैमिली की भी फोर्सेस काफी डीट मिट्टी की बनी होती है। हम देख पाते हैं कैसे 3 बारिशों की तरह कोलंबिया फैमिली की फोर्सेस पे आ गिर रही होती है। कुछ मर रहे होते हैं और कुछ अपने आप को शील्ड से कवर कर रहे होते हैं। और जैसे कि मैंने कहा वो काफी डीट मिट्टी के बने होते हैं, जिस वजह से वो पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं होते। वो अभी भी आगे बढ़ते चले जा रहे होते हैं मेरे भाई लोगों। जो सब देख के यहाँ पे अल्बेडो कहता भी है प्रिंसेस बिशिमोन से कि दुश्मन की फोर्सेस, दुश्मन की सेना हमसे कुछ ज्यादा ही नंबर्स में ज्यादा है, हमें कुछ भी करके उन्हें रोकना होगा। इससे पहले वो कैसल की दीवार को गिरा डाले और अंदर घुस चले आए। यहाँ पर अल्बेडो सोच रहा होता है कि वो फौरन से फ्रंट गेट की ओर बढ़े और आने वाली फोर्सेस को सीधा नीचे जाके लड़े उनसे, मगर प्रिंसेस बिशिमोन उसे अपने ऑर्डर्स को क्लियर करता हुआ कहती है कि ये तुम्हारा काम नहीं है। हमने नीचे उतर के फोर्सेस को संभालने की जिम्मेदारी किसी और को नहीं बल्कि इकरिस और केन को दी है।
हमें फिलहाल इसी तरह ऊपर से कैसल की वॉल को डिफेंड करते रहना होगा। तो हाँ यार, हम देख पाते हैं कैसे कोलंबिया फैमिली यहाँ पर बड़े बड़े डंडों का इस्तेमाल करके दरवाजे को पीटने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि पीछे खड़े होते हैं कोई और नहीं बल्कि इग्रिस और केन, और साथ ही साथ कुछ और सेना भी। उन्हें इतना तो पता चल ही जाता है कि जल्द ही दरवाजा टूटने वाला है और फोर्सेस अंदर चली आएगी, जिस वजह से इग्रिस और केन साथ में कुछ और सैनिक पहले से उनका इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ पर इग्रिस थोड़ा सा परेशान होते हुए केन से सहमत होकर बोलता भी है, केन क्या तुम मुझे बता सकते हो इस वक्त आखिर मौत का देवता अपनी काम मरवा रहा है? केन जो कि पूरे तरीके से बैटल पे ही फोकस होता है और अपनी निगाहों को उधर ही ठहरा कर बैठा होता है, वो कहता भी है कि मैं भी उतना ही हैरान हूँ जितना तुम हो। मौत का देवता बिना बताए बगैर ही गायब हो गया। पर ये सुनकर इग्रिस कहने भी लगता है, ये क्या बकवास हुई, क्या अचानक से गायब हो गया? ये कोई तरीका है? इस वक्त हम इतनी खतरनाक खटन सिचुएशन में और वो अचानक से लापता हो गया। वो ये सारी की सारी बातें कर रही होते हैं कि अचानक से इसी बीच में कैसल का दरवाजा गिर जाता है। फोर्सेस फौरन से अंदर पेंट्रेट करते हुए घुस चली आती है मेरे भाई लोगों। पर जैसे कि मैंने कहा, इग्रिस को ये मालूम ही था कि जल्दी फोर्सेस अंदर चली आएगी, जिस वजह से उसने पहले से ट्रैप बिछा के रखा होता है। वो कहता भी है कि छत को इनके ऊपर गिरा डालो। उसके ये ऑर्डर को देते सारे हम देख पाते हैं कैसे एक नुकीली छत उन सारे के सारे सैनिकों पे टूट चली आती है। इन सब को अपनी आंखों से होता देखकर केन कहता भी है कि यार तुम्हारी तो दाद देनी पड़ेगी इग्रिस, तुमने ना कि सिर्फ काफी आसानी से फोर्सेस का अंदाजा लगा लिया था कि वो कैसे अंदर टूट के आएगी, बल्कि इतने कम समय में तुमने ट्रैप भी बिछा लिया था। इग्रिस आगे कहता है, पर इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, सब हमें कुछ ही वक्त मिलेगा, इस वजह से हम सबको अपनी फोर्सेस से जा मिलना होगा और उनके अगले अटैक से पहले ही अपने डिफेंस को और मजबूत करना होगा। पर दोस्तों ये तो सब इनकी भूल होती है। इन्हें लग रहा था कि शायद से इन्हें थोड़ा वक्त मिल जाएगा कि पैरों तले जमीन तो तब खिसक सकती है कि अब हम एक ए रैंक के सैनिक को फौरन से दीवार से छलांग लगाता हुआ देखते हैं। वो यहाँ पर इग्रिस और केन को इग्नोर करते हुए फौरन से पता है किसकी ओर बढ़ता है, वो यहाँ पर फौरन से प्रिंसेस बिशिमोन की ओर बढ़ने लगता है। वो हवा में प्रिंसेस बिशिमोन के खिलाफ एक जानलेवा अटैक को आजमाता है, जिसके प्रेशर से आसपास की सारी फोर्सेस उड़ के जा गिरती है। लेकिन एल्बेडो यहाँ पर अपने आप को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हुए प्रिंसेस बिशिमोन के चेहरे पे एक खराश तक नहीं आने देता। और अगर हम बात करें केन की, केन तो ये देख के चौंक ही जाता है कि उस बंदे ने उन्हें इग्नोर करते हुए फौरन से प्रिंसेस बिशिमोन के ऊपर आ टूटा। पर अगर आप इसका चेहरा देख के ये अंदाजा लगा रहे हो कि ये बंदा इसलिए इतना ज्यादा परेशान है, तो आप गलत हो सकते हो। उससे यहाँ पर एक और जानलेवा प्रेजेंस महसूस होती है, जिसको महसूस करके वो समझ जाता है कि ये बिल्कुल एक ओरा ब्लेड की तरफ से वार उनके सरों पर आ टूटने वाला है। तो हाँ यार, ऐसा सिर्फ और सिर्फ दिल में कहने की ही देर होती है। हम देख पाते हैं अचानक से कुछ अनजान किस्म के वार केन और इग्रिस पर आ टूटते हैं। पर चूंकि यहाँ पर केन वॉरियर के तौर पर सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, वो इन सारे के सारे वारों को ना कि सिर्फ इंटरसेप्ट करता है, बल्कि वहीं पर उनका मुंह तोड़ जवाब देकर उन्हें खत्म भी कर देता है। और अब यहाँ पर स्मोक दूर मिट्टी जैसे जैसे करके हटती है, तो यहाँ पर हमें एक अनजान चेहरा देखने को मिलता है। हाँ दोस्तों, उसका चेहरा उसी पर्सन से मिलता होता है जिसने थोड़ी देर पहले ही कैसल की वार्ड से छलांग लगाते हुए प्रिंसेस बिशिमोन पे सीधा जाकर आ टूटा। तभी हमें यहाँ पर रिवील किया जाता है कि ये दोनों बंदे जिसने एक वक्त में प्रिंसेस बिशिमोन पे हमला किया, जबकि दूसरी तरफ दूसरे बंदे ने केन पर हमला किया। हमें मालूम पड़ता है ये दोनों जुड़वे हम शक्ल बाई होते हैं। बस से बदतर इन दोनों को क्रम्बल फैमिली में लेफ्ट और राइट विंग कह के पुकारा जाता है, जिससे हमें ये मालूम पड़ता है कि ये दोनों काफी ज्यादा ताकतवर है। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन पर्पसेस के लिए हम भी इन्हें राइट और लेफ्ट कह के ही पुकारेंगे। तो अगर हम बात करें कि दोनों भाइयों में से आखिर किसने प्रिंसेस बिशिमोन पे हमला करने की कोशिश की, वो कोई और नहीं बल्कि लेफ्ट वाला था। लेफ्ट यहाँ पर अपने कदम जमाते हुए प्रिंसेस बिशिमोन से कहता भी है कि मुझे क्रम्बल फैमिली का लेफ्ट विंग कहा जाता है। वो यहाँ पर उसे सलाह देता है कि मेरी मानो, यहाँ पर हार मानो, घुटने टेक डालो और इस कैसल को खाली कर दो। बस बदले में तुम्हें कोलंबिया फैमिली का गुलाम बनना होगा और शायद से हम तुम्हें जीने दें।
तो हाँ यार, यही बात यहाँ तक राइट वाला केन और इग्रेस से भी करता है, मगर उससे ये नहीं पता होता कि केन यहाँ पर काफी ज्यादा बहादुर है और काफी ज्यादा स्ट्रांग भी। केन बहादुरी से सारी की सारी फोर्सेस को लीड करते हुए उस पर टूटते हुए कहता भी है कि मौत आ जाए और मेरा जिस्म जर्रे जर्रे में कट भी जाए, मैं तब भी तुम्हारे जैसों के लिए हार नहीं मानूंगा। इस पर राइट अपनी तलवार उसकी ओर थिराते हुए कहता भी है, ठीक है फिर तुम्हारी मर्जी, तो फिर मरो। ये बोलते ही वो भी अपनी सेना को आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है और अब हम देख पाते हैं कैसे पॉइंटियर फैमिली और कोलंबिया फैमिली की फोर्सेस आपस में टकरा रही होती है। पर केन भी केन है, हम देख पाते हैं कैसे वो अपने सिर्फ एक ही तलवार के दम पर 2-2, 5-5, 8-8, 10-10 बंदे को काटता चला जा रहा होता है मेरे भाई लोगों। उसके स्किल्स को देखकर यहाँ पर राइटर समझ जाता है कि तुम जरूर केन होगे, मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है, तुम इंतहाई ज्यादा पावरफुल वॉरियर हो, तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि यहाँ तक तुम बारबेरियन के जंगल से भी बच निकले। वो उसके ओर अपनी तलवार को लहराते हुए उसके खिलाफ वर्जी करते हुए कहता भी है, चलो आजमाते हैं तुम्हारे को कि तुम्हारे बारे में अफवाहें सच भी है या फिर झूठ है। दोस्तों बैटलफील्ड से यहाँ पर कुछ दूरी पे ही लगभग 20 मीटर या फिर 30 मीटर की दूरी पर हम यहाँ पर डॉन के बेटे जूनियर डॉन को आराम से शराब को एंजॉय करता हुआ देखते हैं। वो यहाँ पर शराब पी रही होता है कि उसकी फोर्सेस यहाँ पर उसे संदेश ला के देती है कि हमारी फोर्सेस पेरल कैसल के अंदर दाखिल हो चुकी है, जो सुनकर उसके शराब का टेस्ट पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो कहता भी है कि जल्द ही प्रिंसेस बिशिमोन को हम कैप्चर कर लेंगे। पर तभी यहाँ पर एक बंदा काफी ज्यादा हामते हुए और घबराते हुए दाखिल होते हुए कहता भी है कि सर, कैसल की दूरी पर जो हमने 50 मीटर पर फोर्सेस बिठाई हुई थी वो अचानक से धीरे धीरे करके खत्म हो रही है। वो बताता है कि 3rd डिवीजन स्क्वाड जिस वजह से बैकअप की मांग कर रहा है, जो सुनकर यहाँ पर जूनियर डॉन थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होते हुए कहता भी है, क्या कहा उन्होंने, 1000 बंदे यहाँ पर और सोल्जर की मांग कर रहे हैं। वो बोलता भी है कि मैंने 1000 सोल्जर को डिफेंस के लिए बिठाया था और वो सिर्फ और सिर्फ 100 सोल्जर से ही मारे जा रहे हैं। अगर 1000 का सामना नहीं कर सकते तो वो जीने का हक भी नहीं रखते, उन्हें मरने दो। उन्हें बोलो अगर तुम लोग वाकई में जीना चाहते हो तो अपने जर्रे जर्रे का इस्तेमाल करके उन 100 की तादाद में सीना को हरा डालो। अब कहानी लेफ्ट पे जाती है जहां पर बिशिमोन की फोर्सेस उसके खिलाफ टूट पड़ती है। वो काफी ज्यादा गुस्से से कहते भी है मौत भी आ जाए, लेकिन इस जैसे चूतड़े को प्रिंसेस बिशिमोन तक ना जा पहुंचने देना। फोर्सेस जैसे तैसे करके यहाँ पर उस लेफ्ट को रोकने की कोशिशों में जारी होती है। यहाँ पर एल्बेडो प्रिंसेस बिशिमोन के हाथ को पकड़ते हुए उसे खींचते हुए ले जाते हुए यहाँ से भागने की करता है। वो बोलता है कि इन फोर्सेस को थोड़ी देर तक रोकने दो, तब तक मैं आपको सेफ्टी की ओर लेके जाता हूँ प्रिंसेस। मगर प्रिंसेस यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा भी हो रही होती है कि मुझे लड़ना है, मुझे घसीटो मत। इसी बहस में यहाँ पर लेफ्ट देखते ही देखते नजर चपकते उस सारी की सारी फोर्सेस को मार गिराता है। पीछे से एक जानलेवा वार प्रिंसेस बिशिमोन की ओर आजमाता है। इतने खतरनाक जानलेवा वार को, इतनी बड़ी फायर पावर को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर एल्बेडो यहाँ पर प्रिंसेस बिशिमोन को पीछे धक्का देता है और इस वार को इंटरसेप्ट करने की कोशिश करता है। ये वार फौरन से जाके एल्बेडो पे फट जाता है, जबकि प्रिंसेस बिशिमोन को चूंकि एल्बेडो ने पीछे धक्का दे दिया होता है, प्रिंसेस बिशिमोन सेफ होती है। प्रिंसेस बिशिमोन जैसे तैसे खांसते हुए अपने कदमों पे बैठती ही है कि उतने में वो अपने पीछे लेफ्ट को पाता है। लेफ्ट कहता भी है, दिखने से तो लगता है कि एल्बेडो यहाँ पर मारा गया, अब तुम्हें कैप्चर करके अपने साथ ले जाऊंगा। पर इससे पहले वो लेडी बिशिमोन को छू भी पाता कि एक तीर उड़ता हुआ फौरन से उसकी ओर आता है और उसके साथ एक बुलंद आवाज भी। वो आवाज उसे कहती भी है कि प्रिंसेस बिशिमोन से दूर हटो। ना दोस्तों, ये आवाज सुनी सुनाई लग रही होती है, हमने कहीं तो इस आवाज को पहले भी सुन रखा है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर बताया जाता है उस तीर को चलाने वाला और उस आवाज का मालिक कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर इग्रेस होता है। वो यहाँ पर दूसरे तीर को आजमाने के लिए तैयार होता है। वो प्रिंसेस बिशिमोन को कहता भी है कि प्रिंसेस बिशिमोन यहाँ पर हार मानने का जरा सोचना भी मत, हमें बस तब तक कदम जमा के रखने हैं जब तक जोशुआ सेंडर यहाँ पर पहुंच नहीं जाता। मुझे पूरा यकीन है कि जोशुआ सेंडर के आते सारी ये बैटल एकदम तरीके से पलट जाएगा। लेफ्ट यहाँ पर अपने वार से उबरने के लिए तैयार होता है। वो कहता भी है कि जोशुआ का बाप भी क्यों ना आ जाए
तुम लोगों को यहाँ पर कोई भी नहीं बचा पाएगा। वो यहाँ पर बातें कर रही होता है कि उतने में प्रिंसेस बीशीमोन उसके पीछे से वार करने की कोशिश करती है, लेकिन बदकिस्मती से प्रिंसेस बीशीमोन के प्यारे प्यारे हाथों में इतनी ताकत नहीं होती कि वो लेफ्ट के आर्मर को पेनिट्रेट करके उसे जख्मी भी कर पाती, जिस वजह से लेफ्ट को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा चढ़ता है। वो यहाँ पर अपने ही ऑर्डर्स के खिलाफ जाते हुए प्रिंसेस बीशीमोन को चपेट मारकर उसे जमीन में पटक डालता है। इसके बाद लेफ्ट काफी ज्यादा गुस्से के मारे कहता भी है कि अब तक तो मैं ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था, इस वजह से मैंने तुम पर हाथ नहीं उठाया, पर बज़ात कहीं की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने मुझे हर्ट करने की कोशिश की। ना दोस्तों, अब वो काफी ज्यादा गुस्से से पागल होने लगता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा उसके लिए इंसल्ट की बात होती है। एक लड़की ने उसे पीछे से जख्मी करने की कोशिश की, चाहे भले ही वो इसमें नाकाम हुई है, लेकिन हाँ दोस्तों, उसका वार थोड़े तरीके से कनेक्ट तो हुआ था, जिस वजह से वो यहाँ पर गुस्से के मारे कहता भी है कि अब मैं तुम्हारी जान को नोच लूंगा और कोलंबिया फैमिली को ये बहाना बनाते हुए कहूंगा कि तुम एक दीवार के नीचे आकर मारी गई। तो हाँ यार, उसकी अटेंशन यहाँ पर काफी ज्यादा क्लियर होती है। वो यहाँ पर अपनी तलवार के दम पे प्रिंसेस बीशीमोन के तंग को जुदा कर डालेगा। मेरे भाई लोगों, प्रिंसेस बीशीमोन को भी यहाँ पर लगने वाला होता है कि शायद से ये उसका अंत है। वो भी अपनी आंखें बंद कर डालती है। दोस्तों, ये वही घड़ी होती है जहाँ पर शायद से पॉइंटर फैमिली अपने अंत को मिलने को जा रही है। हर उम्मीद यहाँ पर हारी जा चुकी होती है। अब यही लग रहा होता है कि ये शायद से प्रिंसेस बीशीमोन का अंत है, पर देखते ही देखते आसमान एकदम से जा चमकता है। एक बिजली फौरन से आसमान की ऊंचाइयों से जमीन की गहराइयों पर जा बजती है मेरे भाई लोगों। और दोस्तों, उस बिजली के अंदर से निकल कर आता है कोई और नहीं बल्कि रेनहार्ट का विजेता, रेनहार्ट का किंग, हमारा लॉर्ड जोशुआ। जोशुआ अभी भी अपनी बिजली से चमक रहा होता है। जोशुआ को अपनी नजरों के सामने देखकर यहाँ पर बीशीमोन की जान में जान आती है और वो दिल ही दिल में रोते हुए कहती है कि जोशुआ ने अपने वादे को पूरा किया। उसने कहा था कि वो यहाँ पर पहुंचेगा और लो वो जा पहुंचा। पर दोस्तों, यहाँ पर लेफ्ट अपनी सबसे बड़ी गलती करता है। हाँ दोस्तों, वो जोशुआ को पहचानने में नाकाम रहता है। वो जोशुआ पर टूटते हुए कहता भी है कि ओ नौसिखिए, आखिर तू कौन है? लगता है तू भी मरना चाहता है प्रिंसेस बीशीमोन के साथ ही। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सभी को कहा भी था कि ये लेफ्ट की सबसे बड़ी गलती होती है। इस वजह से हम देख पाते हैं लेफ्ट कैसे यहाँ तक जोशुआ की रेंज में दाखिल भी नहीं होता कि इससे पहले जोशुआ सिर्फ और सिर्फ अपने एक ही पंच के दम पर उससे जमीन में गाड़ देता है। हाँ दोस्तों, मैं सच कह रहा हूँ, जहाँ पर पॉइंटर फैमिली की पूरी सेना भी लेफ्ट का कुछ बिगाड़ नहीं पा रही होती, उससे जोशुआ सिर्फ अपने एक ही पंच से जमीन के अंदर गाड़ देता है। और दोस्तों, उसके चेहरे पे जोशुआ के पंच का निशान अभी भी मौजूद होता है। जोशुआ उससे अपनी गिरी हुई निगाहों से देखते हुए कहता भी है कि तुम इतने ज्यादा कमजोर थे और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। जोशुआ उससे वार्न करता है कि मेरे पंच ने तुम्हारे जान को तोड़ दिया है, अब तुम दोबारा कभी भी किसी चीज को चुबा भी नहीं पाओगे। दोस्तों, हमें दिखाया जाता है कि जोशुआ के पहुंचने से पहले इग्रिस ने लेफ्ट के वार से थोड़ी सी डैमेज ले ली थी, जिस वजह से वो जमीन पे पड़ा होता है। यहाँ पर जोशुआ को अपने सामने देखकर उससे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि रेनहार्ट का किंग खुद इनकी मदद के लिए आ चला आया। मैं पहले ही बता दूं, यहाँ पर केन को उम्मीद तो थी जोशुआ से कि जोशुआ जरूर इसकी मदद के लिए आएगा, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी उनकी मदद के लिए जा पहुंचेगा। क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं कि जोशुआ भी हाल ही में ही किंग बना है और जो नया किंग बनता है उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो दूसरों की जाकर वार लड़े। लेकिन जोशुआ शायद से वो पहला वाहिद किंग होता है जिसने ये कर दिखाया। जमीन पे पड़े केन को देखकर जोशुआ कहता भी है कि केन, तुमने बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारी को निभाया और मेरे आने तक अपने कदमों को जमाए रखा, प्रिंसेस बीशीमोन की भी जान बचाई और यहाँ तक गद्दारों का भी पता चलाया। जोशुआ यहाँ पर इग्रिस से कहता है कि इग्रिस, यहाँ पर तुम बीशीमोन का थोड़ी देर और ख्याल रखो, तब तक मैं यहाँ पर आने वाले मेहमानों का स्वागत करता हूँ अपने खुले दिल से। ये जोशुआ की कहने की देर होती है कि कैसे वो बिजली बनकर यहाँ से निकल लेता है।
उतने में हम यहाँ पर केन को देखते हैं जो कि काफी अच्छे से राइट की खिलाफ वर्जी कर पा रहा होता है और शायद से यही पहला बंदा होता है जिसे जोशुआ की मदद की जरूरत ना हो। इस वक्त दोनों काफी खूबसूरती से और बहादुरी से एक दूसरे के खिलाफ अपनी तलवारों को आजमा रहे होते हैं। यहाँ पर राइट कहता भी है कि केन सिर्फ तुम ही हो पॉइंटर फैमिली में जो कि थोड़े से बहादुर हो और थोड़े से लड़ने के काबिल हो, पर सिर्फ एक ही वॉरियर के केपेबल होने से जंग नहीं जीती जाती। तुम भी उन सारे लोगों की तरह मिट्टी में मिल जाओगे और हम प्रिंसेस बीशीमोन को कैप्चर करके यहाँ से ले जाएंगे। वो यहाँ पर केन को वार्न करता है कि जल्दी हमारा बैकअप भी आने वाला है और जल्दी बारबेरियन खुद भी जंग में टूट पड़ेगा, तुम लोग मारे जाओगे। केन उसके खिलाफ जैसे तैसे करके जा रहा होता है। हम उसके चेहरे पे वो परेशानी देख पाते हैं, इसलिए नहीं कि शायद से वो यहाँ पर लेफ्ट के खिलाफ हार जाए, बल्कि यहाँ पर तो उससे यकीन होता है कि वो लेफ्ट को हरा देगा। अगर यहाँ पर उससे टेंशन हो रही होती है तो वो किसी और की नहीं बल्कि लेडी बीशीमोन की होती है, जिस वजह से वो ठीक तरीके से अब यहाँ पर बैटल पे भी फोकस नहीं कर पा रहा होता। अंदर ही अंदर केन समझ जाता है कि जल्दी प्रिंसेस बीशीमोन शायद से कैप्चर हो जाए और मैं भी जंग में मारा जाऊं। यहाँ पर सिचुएशन बस से बदतर हो रही होती है कि दोबारा से हम एक लाइटनिंग को यहाँ पर प्रकट होता हुआ देखते हैं और उस लाइटनिंग में से निकल कर आता है कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड जोशुआ उसके सामने आते सारे कहने लगता है, केन तुम लेडी बीशीमोन की फिक्र मत करो, उसकी हिफाजत अब मेरे जिम्मे है, बल्कि तुम एक काम करो, मेरे लिए लेफ्ट को डिफीट कर दो। अब तुम्हें लेडी बीशीमोन की फिक्र करने की जरूरत नहीं और पूरे तरीके से बैटल पे फोकस कर सकते हो। और जोशुआ उससे कहता भी है कि मेरे स्टूडेंट होने के नाते मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारे बैटल में अपनी टांग ना लड़ाऊं, बल्कि इसके बजाय मैं आने वाली फोर्सेस का सामना करूंगा और तुम्हारा इंतजार करूंगा। राइट उसके खिलाफ टूटते हुए कहता भी है, मुझे नहीं पता आखिर तुम कौन हो, लेकिन तुम इस तरह से बड़बड़ कर रहे हो जैसे कि तुम ये बैटल जीत चुके हो। उससे जोशुआ की ओर बढ़ता हुआ देखकर केन उस पर टूटते हुए कहता भी है कि मैं तुम्हें बता दूं, तुम अभी से 1000 साल छोटे हो जोशुआ के खिलाफ टूटने के लिए। हाँ दोस्तों, वो बताता है कि जोशुआ तुम्हारे लिए काफी ज्यादा पाक है कि तुम उसे अपने गंदे हाथ भी लगाओ। केन उसके खिलाफ अपनी ओरा सोर्ड से टूट पड़ता है जो कि लेफ्ट बड़ी करीबी से डॉज करता है और लेफ्ट को महसूस भी होता है कि इसके इस वार में पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। तो दोस्तों आखिर इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अब केन पूरे तरीके से अपने बैटल पे फोकस कर पा रहा है। इनकी इस बातों से इतना तो क्लियर हो ही जाता है कि केन लेफ्ट से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके वार को रोकते हुए हम देख पाते हैं कैसे राइट की यहाँ पे फटी पड़ी होती है। वो कह रहा भी होता है अपने दिली दिल में कि मुझे कुछ भी करके इस वार को रोकना पड़ेगा, चाहे भले इसमें पहले से ज्यादा ताकत है। अगर मैंने इससे अपने तक बढ़ने दिया तो ये मेरी जान को वहीं पर नोच लेगा। तो यार अब हमें एक नजर दोबारा से बैटलफील्ड की ओर दिखाई जाती है जहां पर खाली ही खाली लाशें गिरती चली जा रही होती है मेरे भाई लोगों। हाँ दोस्तों, वो मैदान जो कि लाशों से और सिर्फ धमाकों से भरा पड़ा होता है, पर अब जोशुआ के मैदान में उतरने की वजह से धमाकों में पहले से भी कई गुना ज्यादा बढ़ावा आता है। इस वक्त जो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये किसी और ने नहीं बल्कि जोशुआ ने किया होता है। वहीं पर हम एक सैनिक को देख पाते हैं जो कि अब आदमोया हालत में पड़ा होता है। वो बस बेरली इस एक्सप्लोजन को सरवाइव कर पाया होता है और वो अपनी आंखें जैसे जैसे खोलता है उस धुएं के अंदर से निकल कर आता है कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड जोशुआ। उस सैनिक के पीछे कई और सेना भी खड़ी होती है। जोशुआ उनसे सहमत होकर कहने भी लगता है कि मैं फिलहाल तुम लोगों को अपना नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा कि अगर तुम लोग जीना चाहते हो और अगर तुम लोगों के दिलों में जर्रा भी इंसानियत बाकी है और तुम लोगों को जर्रा भी इस बात का एहसास भी है कि जो कोलंबिया फैमिली पॉइंटर फैमिली के खिलाफ कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक मास मर्डर है, तो मैं तुम लोगों को कहूंगा अपनी वेपनों को गिरा दो और इस मैदान को खाली करके चले जाओ। मैं वादा करता हूं कि पीठ पीछे तुम लोगों को मारा नहीं जाएगा। पर वो फोर्सेस जोशुआ को यहाँ पर पहचानने में नाकाम होती है। अगर सिर्फ उन्हें पता होता कि जो बंदा उसके सामने खड़ा है वो कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड जोशुआ है तो वो थर थर कांपने लगते। मगर चूंकि उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता वो यहाँ पर जोशुआ को गाली बकते हुए उल्टा उस पे ही टूट पड़ते हैं। हाँ दोस्तों, एक साथ ही 500 से 600 बंदा नहीं बल्कि 800 बंदे जोशुआ पर एक साथ ही टूट पड़ते हैं।
जोशुआ इस वक्त अपनी बिजली से कड़क रहा होता है। वो कहता भी है ठीक है फिर, अगर यही तुम लोगों का फैसला है देन सो बी इट। जोशुआ यहाँ पर अपने स्पेयर को लहराने को जा रहा होता है। हम देख पाते हैं कैसे फायर और लाइटनिंग इस वक्त उसके स्पेयर को ढक लेती है। दोस्तों यहाँ पर मैं एक लम्हे के लिए फिर से तुम लोगों को जोशुआ के जिस्म पर ध्यान देने के लिए कहूंगा। अगर तुम लोग उसके सीने की तरफ देखते हो तो यहाँ पर इंपीरियल स्टोन की पावर इस वक्त चमक रही है। जोशुआ कहता भी है क्योंकि मैं इस वक्त लेवल 5 तक पहुंच चुका हूँ, यहाँ पर कोई भी इतना दम नहीं लगता कि वो फौरन से आकर मेरी खिलाफ वर्जी कर पाए, यहाँ तक मेरी बराबरी भी कर पाए। जोशुआ के वर्ड पूरे तरीके से एब्सोल्यूट होते हैं, उनका मतलब ही जजमेंट और पावर का होता है मेरे भाई लोगों। ये बोलते हुए जोशुआ अपने वार्ड को अनलीश करता है। दोस्तों यहाँ पर तुम लोग ध्यान दो तो आसपास का माहौल फौरन से मुरझा जाता है जोशुआ के सिर्फ और सिर्फ स्पेयर को लहराते सारी। जोशुआ कहता भी है क्योंकि पिरामिडल स्टोन सारे के सारे एक वक्त में एक ही हुआ करते थे, तो अगर मैं इसमें अपनी मैग्मा ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर को इनके साथ कंबाइन करूं और अपनी लाइटनिंग का तड़का लगाऊं इसमें, तो मैं इतनी पावर को पा लेता हूं जिससे मेरी स्पीड इंतहाई ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर उसका ये मतलब है कि माहौल इसलिए आसपास का मुरझा रहा है क्योंकि जोशुआ के वार्ड के अंदर इतनी कदर स्पीड है, इस कदर स्पीड है कि टाइम ही अपने आप रुक गया है, डिमेंशंस यहाँ पर चेंज होने लगी है। ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जोशुआ आखिर कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। जोशुआ कहता भी है कि मैं यहाँ पर अपनी फायर पावर और अपनी ब्रोंटो पावर ऑफ ग्रोथ का इस्तेमाल करके लाइटनिंग का तड़का लगाकर इतना ज्यादा फास्ट हूँ कि लाइट भी मेरे आगे कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्लियरली जोशुआ बोला है कि वो स्पीड ऑफ लाइट को सरपास कर चुका है। इसी वजह से यहाँ पर जोशुआ का वार जैसे तैसे करके उनके दुश्मनों को लगता है उसके दुश्मनों को दर्द तक महसूस नहीं होता, इतनी तेज से वो मारे जाते हैं। दोस्तों मैं एक बार फिर से इस पॉइंट को हाईलाइट करना चाहूंगा, यह यहाँ पर जोशुआ की ग्रोथ दिखा रहे हैं। जोशुआ इस कदर स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि शायद से अब कोई भी उसकी खिलाफ वर्जी करने के लिए काबिल ही नहीं है। उधर ही कहानी 20-30 मीटर की दूरी पर जाती है जहां पर हम जूनियर डॉन को देख पाते हैं। वो इस लाइटनिंग को देख एकदम से बुखला सा जाता है। वो देखता है कि हर तरफ इस वार के बाद बस आग ही आग लगी हुई है और आसमान बिजली से कड़क रहा है मेरे भाई लोगों। वो काफी हैरानगी से कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इस वार ने मेरी सारी की सारी फोर्सेस की जान को वहीं पर नोच लिया। वो यहाँ पर अब पैनिक कर रहा होता है। वो कहता भी है कि पॉइंटर फैमिली के पास आखिर कौन सा ऐसा कार्ड है, ऐसा कौन सा हथियार है जिसका वो अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो यहाँ पर घबराते हुए सेना को ऑर्डर देता है कि जो भी मैदान में सेना लड़ी थी वो मारी गई, अब तुम लोगों की बारी है, जाकर लड़ो और इस बार उनको मार गिराना। तो तभी एक सैनिक यहाँ पर बैटलफील्ड की ओर इशारा करते हुए कहता है कि कमांडर जूनियर डॉन वो सब तो ठीक है, पर मैं आपको पहले ही बताता चलूं कोई चीज इस वक्त तेजी से हमारी ओर ही बढ़ रही है। जिस तरफ वो इशारा कर रहा होता है वहां पर तो उनकी 3rd डिवीजन स्क्वाड थोड़ी सी दूरी पर ही मौजूद थी, जिस वजह से डॉन कहता भी है तुम क्या बकवास कर रहे हो, वहां पर 1000 से ज्यादा सेना को मैंने बिठा रखा है, यहाँ से तो कोई भी नहीं आ सकता। पर तभी उससे वो लम्हा याद आता है जहां पर उसका ही एक सोल्जर भागते हुए आया था और वो कह रहा था कि 3rd डिवीजन स्क्वाड का सामना कुछ 100 बंदों से हो रहा है। वो 100 बंदों ने 1000 को काफी बुरे तरीके से धूल चकाई थी, जिस वजह से वो बैकअप मांग रहे थे। अब वो उस लम्हे को बचता रहा होता है कि उसने वहां पर बैकअप क्यों नहीं भेजा। हाँ दोस्तों, क्योंकि इस वक्त सामने से आ रहा होता है कोई और नहीं बल्कि गैतो और जोशुआ के सारे चमचे। वो यहाँ पर काफी गुस्से से एक एक दुश्मन के सिपाही को एक एक उनके सैनिक को मार गिराते हुए कहता भी है जोशुआ ने ऑर्डर दिया है कि आसपास की सारी फोर्सेस को मार गिराया जाए। उनके जज्बे काफी ज्यादा बुलंद होते हैं जो देखकर दुश्मन थर थर कांपने लगते हैं, वो बुखला से जाते हैं मेरे भाई लोगों। तो दोस्तों मैं आप सभी को वो पल याद दिलवाना चाहूंगा जहां पर केन ने कहा था कि हमें सिर्फ और सिर्फ जोशुआ के आने का इंतजार ही करना है और उसके आते सारी पूरे तरीके से बैटलफील्ड बदल जाएगी, पलट जाएगी। तो ठीक ऐसा ही हुआ है। जोशुआ और उसकी फोर्सेस जैसे ही मैदान में आई है उन्होंने एक ही लम्हे में इतने सारे बंदों को मार गिराया। ना कि सिर्फ इतना बल्कि जोशुआ की फोर्सेस यहाँ तक जूनियर डॉन तक भी जा पहुंची है। हम देख पाते जोशुआ के चमचे कैसे एक एक टावर को मार गिराते चले जा रहे होते हैं जहां पर दुश्मन की फोर्सेस सवार थी।
इस वक्त मैदान में हर तरफ तबाही तबाही मच रही होती है और जोशुआ की फोर्सेस डोमिनेट कर रही होती है। ये देखकर जूनियर डॉन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जैसे कि छत अब उसके सर पे टूट आई हो। उसे कुछ दिख रहा नहीं होता, उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगता है। उसे सांस लेने में दुश्वारी होने लगती है, जैसे कि उसका कलेजा अब उसके मुंह को आने को लगे। तो हाँ यार, जिस खूबसूरती से जोशुआ की फोर्सेस दुश्मन का सामना कर रही होती है, ये देखकर इग्रेस और बिशिमोन तंग सी रह जाती है। बिशिमोन थोड़ी सी जेलस होते हुए कहती भी है कि काश मेरे पास भी जोशुआ की तरह सेना होती जिनका जज्बा इस कदर बुलंद है। पर ये सब देखकर केन को काफी ज्यादा तप चढ़ने लगती है। उसे लग रहा होता है कि शायद से जोशुआ की फेवरेट अब ये सेना बनती चली जा रही है, जिस वजह से वो काफी गुस्से से मैदान की ओर बढ़ते हुए कहता है कि मैं किसी को भी जोशुआ को खुद से नहीं छीनने दूंगा। वेल, यहाँ पर थोड़ी सी मुझे गे वाली फीलिंग आ रही है, लेकिन हम इसे इतना सीरियस नहीं लेंगे। जिस स्पीड से वो अपनी पोजीशन को छोड़ के जोशुआ की ओर बढ़ रहा होता है, इग्रेस उस पर चिल्लाते हुए कहता भी है, गधे कहीं के, तुम्हें स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिए थे बिशिमोन ने कि इस जगह को डिफेंड करो और तुम अब जोशुआ की ओर बढ़ रहे हो। तो हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि केन का मुकाबला तो राइट के साथ चल रहा था, आखिर राइट का क्या हुआ, तो मैं आप सभी को बताना चलूं, अपने पिछले वार के दम पर केन ने राइट को हरा दिया है। अगर यकीन नहीं आता तो खुद ही देख लो। ये पता है केन अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। जिस तरीके से जोशुआ की फोर्सेस अब दुश्मन की ओर बन रही होती है, जूनियर डॉन घबराहट के मारे बुखलाया हुआ ऑर्डर्स देता है अपनी सेना को कि सारी की सारी फायर को अपने दुश्मनों की ओर बरसा दो। तो तभी एक सैनिक बोलता है, वो सब तो ठीक है मेरे मालिक, पर कैसे हम अपने अटैक को लॉन्च कर सकते हैं जबकि हमारी सेना अभी भी वहां पर खड़ी मैदान में लड़ रही है। हमारे इस वार के कारण हमारे अपने साथी ही मारे जाएंगे। पर जैसे कि मैंने कहा, जूनियर डॉन काफी ज्यादा घबरा गया। उसका दिमाग यहाँ पर लॉजिकल थिंकिंग से फारिग हो चुका है। वो यहाँ पर गुस्से के मारे कहता है, चिल्लाता है या फिर नहीं, या तेरी ही गर्दन को काट डालो। उसे इतना ज्यादा पैनिक करता देखकर हम यहाँ पर एक अनजान शख्स को उसको अप्रोच करता हुआ देखते हैं। वो अनजान शख्स कहता भी है, क्या हुआ, तुम्हारी इतनी जल्दी फट भी गई? अभी तो हम शुरू भी नहीं हुए। अगर सच कहूँ तो तुम बिल्कुल वीरेंद्र विलास की तरह ही हो। वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही था। जब वो बुखला जाता था और घबरा जाता था तो ऐसे ही ऑर्डर्स को जारी करता था। दोस्तों, अब हमें यहाँ पर क्लियर किया जाता है, वो अनजान शख्स कोई और नहीं था बल्कि जोशुआ ही था। जोशुआ यहाँ पर कहता भी है, एक और नोबल फैमिली का 12 बेटा मेरे हाथों में से मारा जाएगा। अगर तुम सारे के सारे नोबल्स फैमिलीज के बेटों में एक चीज तो कॉमन जरूर है, वो सारे के सारे मेरे हाथों ही मारे जाते हैं। ना दोस्तों, ना कि बाकी फोर्सेस की तरह जूनियर डॉन यहाँ पर जोशुआ को अच्छे से जानता होता है। वो जोशुआ को अपने सामने देखकर घबरा जाता है। वो कहता है, अब समझा, इसलिए मैं आसमान पे इतनी ज्यादा लाइटनिंग सी देख पा रहा हूँ। वो घबराते हुए जोशुआ से अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगता है। वो कहता भी है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो इस वक्त रेन हार्ट में होना चाहिए था क्योंकि तुम तो अभी अभी किंग बने हो। तो जोशुआ उसे काफी क्लियरली बताता है, तुम और तुम्हारी फैमिली ने इस वक्त दोबारा से अपनी लिमिट्स को क्रॉस करने की कोशिश की है, जिस वजह से मैं यहाँ पर खुद चल के आया तुम लोगों को तुम्हारी औकात याद दिलवाने के लिए। वो घबराते हुए जोशुआ से सबसे पहले तो माफी मांगता है और वो कहता भी है कि जोशुआ, अगर तुमने मुझे मार दिया तो मैं बताता चलो कि तुम इंटरनेशनल प्रेशर को काफी ज्यादा फेस करोगे। तुम सिर्फ और सिर्फ ड्यूक के बेटे हो, ना कि तुम खुद ड्यूक हो। तुम एग्नेस फैमिली के ड्यूक भी नहीं हो कि तुम प्रेशर से बच भी पाओ। दोस्तों, वो काफी ज्यादा घबराया होता है। वो उससे बता रहा होता है कि प्लीज मुझे मत मारो। तो जोशुआ एक क्रीपी मुस्कुराहट के साथ कहता भी है, तुम्हें मारूं? आखिर ये तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ पर मारूंगा भी? वो बोलता है कि मैं तो तुम्हें यहाँ पर जिंदा पकड़ूंगा। तुम्हें जिंदा पकड़ने से हमें काफी फायदा होगा, ऊपर से हमें मुंह मांगी कीमत भी दी जाएगी। जूनियर डॉन काफी ज्यादा घबराते हुए अपनी सेना को ऑर्डर देता है कि जोशुआ को मार गिराओ, इससे पहले वो मुझे मार डाले। पर इससे पहले वो सेना जोशुआ तक जा भी पहुंचती कि यहाँ पर केन भागते हुए पीछे से आ रहा होता है, जोर जोर से चिल्लाते हुए। वो यहाँ पर अपने पिछले डायलॉग को आजमाता है कि तुम अभी 100 साल छोटे हो जोशुआ को छूने के लिए भी। उसे अपने गंदे हाथों से हाथ मत लगा। मैं जोशुआ का फर्स्ट नाइट होने के नाते सर केन अपनी पावर में सब कुछ करेगा कि तुम जैसे गंदे लोगों को जोशुआ से दूर रख सकूं। केन को अपनी तरफ बढ़ता देखकर दुश्मन की फोर्सेस काफी ज्यादा
घबरा जाती है। वो कहता है कि ये तो लॉर्ड केन है, इसके बारे में हमने काफी कुछ सुना है, इसके बारे में काफी अफवाह है और आजकल तो एक नई अफवाह भी निकली हुई है कि यहाँ तक ये बारबेरियन के जंगल से भी जा निकला। जूनियर डॉन अभी भी चिल्ला रहा होता है, ये कोई बहाना नहीं है कि तुम लोग उससे लड़ने की ख्वाहिशमंद नहीं हो। वह गला फाड़ फाड़ कर अपनी फोर्सेस से कह रहा होता है कि इन दोनों को मार गिरा। पर दोस्तों अब कोई फायदा नहीं, ये पूरे तरीके से घेरे जा चुके हैं, पीछे ये लोग भाग कर जा नहीं सकते और आगे से केन और जोशुआ खड़े हैं। लेफ्ट और राइट से जोशुआ की फोर्सेस ने उन्हें घेर रखा है। तो इसी तरह हम देख पाते हैं कैसे गैतो और गैतो की फोर्सेस और साथ ही साथ केन अब दुश्मनों की सेना पे भारी पड़ने लगती है। तो यार यहाँ पर जूनियर डॉन सिर्फ और सिर्फ अपने साथियों को मरता हुआ और गिरता हुआ ही देख पा रहा होता है। उसके कदम अब उसका साथ नहीं दे रहे होते। वो कहता भी है ये तो नामुमकिन है, इस वक्त 5000 से भी ज्यादा सेना में अपने साथ लेके आया था और वो सारे के सारे नजर चपकते ही मारी गई। ये जरूर मेरा एक भयानक सपना ही होगा। तो जोशुआ उसे सच्चाई से जुड़ाते हुए कहता है कि नहीं, असल में ये एक सपना नहीं है बल्कि ये एक सच्चाई है जिससे तुम भागने की कोशिश कर रहे हो। पर हाँ, मैं तुम्हें इतना जरूर क्लियर कर दूं, इसके बाद से जो तुम्हारे साथ होने को जाएगा, तुम्हारा हाल वो जरूर तुम्हारे वर्स्ट नाइटमेयर से भी ज्यादा घटिया होगा। जोशुआ उसकी और अपनी स्पेयर को ताड़ते हुए कहता है तुम्हारी सारी की सारी फोर्सेस मारी गई, अपने आसपास देखो, ये बैटल पूरे तरीके से खत्म हो गया है, कोई भी तुम्हारा सैनिक अब बाकी नहीं रहा जो कि तुम्हारी जान को बचा पाए। जोशुआ उससे कहता भी है कि आज के दम से और आज के बाद से कोलंबिया फैमिली का सबसे बड़ा बेटा मेरा अब एक कैदी है। जोशुआ यहाँ पर उससे एहसास दिलवाता है कि ये कोलंबिया फैमिली की सबसे बड़ी हार है और जब ये बात इंटरनेशनल लेवल पे घूमेगी तो कोलंबिया फैमिली पे हर कोई थूकेगा। जोशुआ उसे एहसास दिलवाता है कि आज के दम से और आज के बाद से तुमसे जूनियर डॉन का टाइटल छीना जाता है, तुम्हारी लग्जरी लाइफ यहाँ पर एंड होती है, तुम सिर्फ और सिर्फ पॉइंटर फैमिली के एक कुत्ते ही बन के रह जाओगे। तो यार पर दोस्तों जहां पर सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा होता है कि कहानी एक अनजान जंगलों में जाती है, हमें फॉरेस्ट ऑफ डार्क बीइंग में एक जिंदा चीज दिखाई जाती है। हाँ दोस्तों, एक ऐसा गहरे जंगल में जहां पर कोई भी घुसता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अंधेरा और अपनी मौत के अलावा कुछ भी नहीं पाता। उसी में से हम एक अनजान बीस्ट को चिल्लाते हुए सुन पाते हैं। वो बीस्ट जंगलों में से निकलते हुए कहता भी है कि अब वक्त आ गया कि इंसानों को मैं अपने वजूद का एहसास दिलवाऊं। इंसान चाहे भले ही मुझे भूल गए मगर जल्द ही वो मेरे आगे घुटने टेक देंगे। तो दोस्तों अगर मैं आप सभी को सच कहूं तो मुझे काफी ज्यादा गूज बम्स आ गए थे जब जोशुआ इस मैदान में आ टूटा था लेडी बीशीमोन की मदद करने के लिए। और ये इस वीडियो में मेरा फेवरेट पार्ट था जहां पर जोशुआ कैसे जूनियर डॉन की बेइज्जती करता है और उससे अपना गुलाम बना लेता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है बॉस। तो फिलहाल के लिए खुदा हाफिज कहूँ या फिर नमस्ते, जाना तो मेरा बनता है।